हम लोग आज सेवा सदन की 10वें भाग की कहानी सुनेंगे। पहले हमने जो सुना था उस पर प्रकाश डालेंगे। सुमन नाम की जो नायिका होती है सेवा सदन की, वो आपस में जब झगड़ा होता है पति पत्नी का, अक्सर हुआ करता था, परंतु इस बार अधिक हो गया था और वो पति ने बाहर निकल जाने को कहा तो क्रोध में आकर के वो घर छोड़ देती है। बाहर आके फिर सोचती है कि कहाँ जाए, लेकिन भय से फिर वो घर लौट कर नहीं जाती है। उसने सोचा पड़ोस में जो पंडित पद्म सिंह हैं वकील, जिनके घर के में जाने के कारण झगड़ा झगड़ा हुआ था, तो वो वहाँ चली जाती है उनकी पत्नी के पास में कि वो 2-4 दिन वहाँ रह जाएगी। लेकिन रात का समय था तो जा तो सकती नहीं, बाहर पड़ी रही। सुबह होते ही जाती है। वकील साहब की पत्नी को पता चलता है तो वो घर में रख लेती हैं उसको। उन्हें लगता है कि 1-2 दिन यहाँ रहेगी और उसके बाद शांत होकर चली जाएगी। किंतु इसी बीच में जो सुमन का पति होता है गजाधर, और एक समाज सेवक वहाँ होते हैं विट्ठलनाथ, ये लोग जो है गलत समझते हैं और सुमन और पंडित पद्म सिंह के विषय में गलत बातें कह के बदनाम करते हैं। पंडित पद्म सिंह को पहले भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो, लोग बातें बनाएंगे, किंतु पत्नी ने रख लिया था चूंकि, इसलिए वो थी ये 2-4 दिन बाद हटा देंगे। पर 1-2 दिन बाद ही उनके पास जब खबर आती है कि ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसी खबर मिली, तो उन्होंने सुमन को कहला भेजा कि भाई वो हमारे घर से निकल जाए और बहुत बदनामी हो रही है। सुमन घर छोड़ देती है। चूंकि इधर उधर जाने का उसका कहीं जगह नहीं थी, मायके जा नहीं सकती थी क्योंकि माता पिता थे नहीं और भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो उसे लगा कि बेकार है कहीं जाना, और वो 1-2 दिन के लिए कहीं कमरा देख लेगी और उसके बाद अपना इंतजाम करके तब घर लौट जाएगी। इस तरह से जब खोजती हुई अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी, तभी भोली जो उसके घर के सामने रहती थी वैश्या, वो देखती है तो वो अपने घर बुलाती है। वो पहले भी बहुत बार बुला चुकी थी किंतु सुमन मना कर देती थी। अब आज चूंकि आज ज़रूरत थी रहने की, तो वो चली जाती है कि 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं फिर छोड़ देंगे। वहाँ जाती है तो भोली रख लेती है उसको और इतने तमाम तरह के सब्ज़-बाग दिखाती है कि वो ज़्यादा अच्छी है उसके अपेक्षा। यहाँ सब सम्मान है, सब सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है। वो भी उसकी बातों में आ जाती है और कुछ समय बाद वो वेश्यावृत्ति ही अपना लेती है और फिर दाल मंडी में कोठे पर वो कार्य करने लगती है। कुछ समय बाद पंडित पद्म सिंह को ये बात पता चलती है कि सुमन दाल मंडी के कोठे पर है, तो उसे बहुत दुख होता है और फिर पश्चाताप भी होता है कि क्यों उसने घर से निकाला। अगर वो घर से आज ना निकालता तो शायद वो इस पाप कुंड में नहीं गिरती, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने विठल दास जो समाज सेवक थे आकर के पद्म सिंह ने पत्र लिखा कि आप तो बहुत प्रसन्न हो गए, अब तो आपने सुना होगा कि दाल मंडी के कोठे पर वो विराजमान है सुमन पंडिताइन, और इसमें वहाँ पहुँचाने का जो श्रेय है, जो कारण है, वो हम ही लोग हैं। अगर मैं ना निकालता घर से, अगर आप हमारी बदनामी ना करते, गजाधर बदनामी ना करता, तो मैं निकालता नहीं उसे और वो उस पाप कुंड में नहीं पहुँचती। विठलनाथ, चूंकि उन्हें पता नहीं था इनके बारे में, पद्म सिंह के बारे में और सुमन के बारे में, वो तो अफवाहें उड़ा दी थी, तो उसे पश्चाताप होता है और वो सुमन को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। वो रात में सो भी नहीं पाते हैं और सुमन के पास सुबह पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं, भाई सारी बात पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए सुमन तैयार हो जाती है, लेकिन वो कहती है मुझे खाने पीने रहने का इंतजाम किया जाए तब हम आ जाए, यहाँ क्या करेंगे, फिर बाहर कौन हमें खिलाएगा। पंडित विठलनाथ तैयार हो जाते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे जो इंतजाम रहने का, खाने पीने का सब हो जाए। लौट कर आते हैं पद्म सिंह के पास में और बताते हैं सब। पद्म सिंह थोड़ा पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं कि वो सहायता करेंगे हर महीने के लिए, और कुछ विठलनाथ जो हैं समाज से
जो लोग होते, इस तरह के लोग थे जो समृद्धशाली लोग थे, उनसे मिल कर के उसका इंतजाम करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और इधर सुमन जो है, वो सदन जो पद्म सिंह का भतीजा था, वो सुमन के पास आया करता था। ये बात सुमन को पता चल गई थी, उसने पता लगा लिया था कि कहाँ से आता है, तो उससे वैसे ही वो व्यवहार भी करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर पद्म सिंह को पता चलेगा तो ये लोग क्या समझेंगे मेरे विषय में। लेकिन जब यहाँ निकलने की बात होती है तो उसे याद आती है कि जो है उससे भी संबंध अब हट जाएगा, और मतलब कुछ चिंतित होती है। खैर जो भी है, उसे निकालने का विठलनाथ प्रयत्न करते हैं, और आगे की जो कहानी है वो हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं। संध्या का समय है। सदन अपने घोड़े पर सवार दाल मंडी में दोनों तरफ छज्जों और खिड़कियों को ताकता जा रहा है। जब से सुमन वहां आई है, सदन उसके छज्जे के सामने किसी न किसी बहाने से जरा देर के लिए अवश्य ठहर जाता। इस नव कुसुम ने उसकी प्रेम लालसा को ऐसा उत्तेजित कर दिया है कि अब उसे एक पल चैन न पड़ता। उसके रूप लावण्य में एक प्रकार की मनोहारिणी सरलता है जो उसके हृदय को बलात् अपनी ओर खींचती है। वह इस सरल सौंदर्य मूर्ति को अपना प्रेम अर्पण करने पर परम अभिलाषी है, लेकिन उसे उसका कोई सुअवसर नहीं मिलता। सुमन के यहाँ रसिकों के नित्य जमघट रहते हैं। सदन को ये बहता है कि उनमें से कोई उसके चाचा की जान पहचान का मनुष्य न हो, इसलिए उसे ऊपर जाने का साहस नहीं होता। अपनी प्रबल आकांक्षा को हृदय में छिपाए वह नित्य इसी तरह निराश होकर लौट जाता, लेकिन आज उसने मुलाकात करने का निश्चय कर लिया है, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। विरह की दाह अब उससे नहीं सही जाती। वह सुमन के कोठे के सामने पहुंचा। शाम कल्याण की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ा और 2 घंटे तक पार्क और मैदान में चक्कर लगाकर 9 बजे फिर दाल मंडी की ओर चला। अश्विन के चंद्र उज्ज्वल किरणों ने दाल मंडी की छतों पर रुपहली चादर सी बिछा दी थी। वह फिर सुमन के कोठे के सामने रुका। संगीत ध्वनि बंद थी, कुछ बोलचाल न सुनाई दी। निश्चय हो गया कोई नहीं है। घोड़े से उतरा, उसे नीचे की दुकान के एक खंभे में बांध दिया और सुमन के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी सांस बड़े वेग से चल रही थी और छाती जोर से धड़क रही थी। सुमन का मुजरा अभी समाप्त न हुआ था और उसके मन पर वह शिथिलता छाई हुई थी जो आंधी के पीछे आने वाले सन्नाटे के समान आमोद प्रमोद के प्रतिफल हुआ करती है। यह एक प्रकार की चेतावनी होती है जो आत्मा की ओर से भोग विलास में लिप्त मन को मिलती है। इस दशा में हमारा हृदय अपनी स्मृतियों की क्रीड़ा क्षेत्र बन जाया करता है। थोड़ी देर के लिए ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सुमन का ध्यान इस समय सुभद्रा की ओर लगा हुआ था। वह मन में उससे अपनी तुलना कर रही थी। जो शांतिमय सुख उसे प्राप्त है, क्या वह मुझे मिल सकता है? असंभव। वह तृष्णा सागर है, यहाँ शांति सुख कहाँ। जब पद्म सिंह के कचहरी से आने का समय होता तो सुभद्रा कितनी उल्लसित होकर पान के बीड़े लगाती थी, ताज़ा हलवा पकाती थी। जब वो घर में आते थे तो कैसी प्रेम विवल होकर उनसे मिलने दौड़ती थी। आह, मैंने इसका प्रेमालिंगन भी देखा है, कितना भावमय, कितना सच्चा। मुझे वह सुख कहाँ। यहाँ तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है तो कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भाव शून्य, शुष्क और ओछेपन से भरे हुए होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन देखा था। उसका चेहरा पद्म सिंह के चेहरे से मिलता हुआ मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता झलकती थी, काहियापन, वह क्षुद्रता जो मायानगर के प्रेमियों का मुख्य लक्षण है। वहाँ नाम को भी वह सीधा साधा सहज स्वभाव सरल नवयुवक मालूम होता है। सुमन ने आज उसे कोठों का निरीक्षण करते देखा। उसने ताड़ लिया कि कबूतर अब पर तौल रहा है, किसी छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर गर्वपूर्ण आनंद हुआ। जंगल के कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वह उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरूर वर्ण हो गया, आंखें झुक गईं। उस पर रौब सा छा गया, मुख से एक शब्द भी ना निकला।
जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, मद लालसा होने पर उसे मुंह से लगाते हुए झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमन भाई को अपना परिचय ठीक नहीं दिया, उसने अपना नाम कुबेर सदन सिंह बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक न छिप सका। सुमन ने हिरिया के द्वारा उसका पता भली बात लगा लिया। तभी से वो बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन न पड़ता। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर खिंचता जाता था। उसके बैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े बड़े रईस का गुजर होना भी कठिन था, किंतु वह इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उसे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पद्म सिंह और सुभद्रा पर यह रहस्य खुल जाए तो मुझे क्या समझेंगे, उन्हें इतना दुख होगा, मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम की रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती। जब कभी सदन की उंगलियां ढिठाई करना चाहती तो वो उसकी ओर लज्जायुक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ हटा देती। साथ ही वह सदन को उलझाए भी रखना चाहती थी। इस प्रेम कल्पना से उसे जो आनंद मिलता था उसका त्याग करने में वह असमर्थ थी। लेकिन सदन उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता पर अवलंबित समझता था। उसकी निष्कपट हृदय प्रगाढ़ प्रेम में मग्न हो गया था। सुमन उसके जीवन का आधार बन गई थी, मगर विचित्रता ये थी कि प्रेम लालसा के इतने प्रबल होते हुए भी वह अपनी कुवासनाओं को दबाता था। उसका अक्खड़पन लुप्त हो गया था। वो वही करना चाहता था जो सुमन को पसंद हो। वह कामातुरता जो कलुषित प्रेम में व्याप्त होती थी, सच्चे अनुराग के अधीन होकर सहृदयता में परिवर्तित हो गई थी। पर सुमन की अनिच्छा दिनों दिन बढ़ती देखकर उसके मन में यह निर्धारित किया कि पवित्र प्रेम की कदर यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ के देवता उपासना से नहीं, भेंट से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भेंट के लिए रुपए कहाँ से आए, मांगे किससे? सदन ने पिता को एक पत्र लिखा, यहाँ मेरे भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं है। लज्जावश चाचा साहब के कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ रुपए भेज दीजिए। घर पर यह पत्र पहुंचा तो भामा ने पति को ताने देने शुरू किए। इसी भाई को तुम्हें इतना भरोसा था, घमंड से धरती पाँव नहीं रखते थे, अब घमंड टूटा नहीं। जब भी चाचा पर बहुत फूला हुआ होता, अब आंखें खुली होंगी। इस काल में नेकी किसी के याद नहीं रहती, अपने दिन भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने कौन कौन से यत्न नहीं किया, छाती से दूध भर नहीं पिलाया, उसी का यह बदला मिल रहा है। उस बेचारे का कुछ दोष नहीं, उसे मैं जानती हूँ, वह सारी करतूत उसी महारानी की है। अब की भेंट हुई तो वह खरी खरी सुनाई की याद करें। मदन सिंह को संदेह हुआ कि सदन ने ये पाखंड रचा है। भाई पर उन्हें अखंड विश्वास था, लेकिन अब भामा के रुपए भेजने पर जोर दिया तो उन्हें भेजने पड़े। सदन रोज डाकघर जाता ताकि के बार बार पूछता। आखिर चौथे दिन 25 का मनी ऑर्डर आया। डाकिया उसे पहचानता था, रुपए मिलने में कोई कठिनाई न हुई। सदन हर्ष के फूला न समाया। संध्या को बाजार से एक उत्तम रेशमी साड़ी मोल ली, लेकिन वह शंका हो रही थी कहीं सुमन को पसंद न करे। वह कुंवर बन गया चुका था, इसलिए ऐसी तुच्छ भेंट देते हुए झेपता। साड़ी जेब में रख बड़ी देर तक घोड़े पर इधर उधर टहलता रहा। खाली हाथ वह सुमन के यहाँ नित्य बेधड़क जाया करता था, पर आज भेंट होकर ले जाने में संकोच होता था। जब खूब अंधेरा हो गया, मन को दृढ़ करके सुमन के कोठे पर चढ़ गया। साड़ी चुपके से जेब में निकालकर श्रृंगारदान पर रख दी। सुमन उसके इस विलंब से चिंतित हो रही थी। उसे देखते ही फूल के समान खिल गई। बोली, ये क्या लाए? सदन ने झेपते हुए कहा, कुछ नहीं, आज एक साड़ी नजर आ गई, मुझे अच्छी मालूम हुई, ले ली। ये तुम्हारी भेंट है? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, आज इतनी देर तक राह दिखाई, क्या ये उसी की प्रायश्चित है? ये कहकर उसने साड़ी को देखा। सदन की वास्तविक अवस्था के विचार से वह बहुमूल्य कही जा सकती थी। सुमन के मन में प्रश्न हुआ कि इतने रुपए इन्हें कहाँ से मिले? घर से तो नहीं उठा लाए। शर्मा जी इतने रुपए क्यों देने लगे? या इन्होंने कोई बहाना करके ठगे होंगे या उठा लाए होंगे। उसने विचार किया कि साड़ी लौटा दूं, लेकिन उससे उसके दुखी हो जाने का भय था। उसके साथ ही साड़ी को रख लेने से उसके दुरुत्साह के बढ़ने की आशंका थी। निदान उसने निश्चय किया कि उसे अब की बार रख लूं, पर भविष्य के लिए चेतावनी दे दूं। बोली, इस अनुग्रह से कृतार्थ हुई, लेकिन आपसे मैं भेंट की भूखी नहीं हूँ। आपकी ये कृपा क्या कम है कि आप यहाँ तक आ जाने का कष्ट करते हैं। मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ।
लेकिन जब इस परितोष से सदन का मनोरथ पूर्ण न हुआ तो सुमन के बर्ताव से उसे कोई अंतर ना दिखाई दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा उद्योग निष्फल है। वह अपने मन में लज्जित हुआ और मैं एक तुच्छ भेंट देकर उससे इतने रुपए फल की आशा रखता हूँ, जमीन से उचक्कर आकाश से तारे तोड़ने की चेष्टा करता हूँ, अतः वह कोई मूल्यवान प्रेमोपहार देने की चिंता में लीन हो गया, मगर महीनों तक उसे इसका कोई अवसर न मिला। एक दिन वह नहाने बैठा तो साबुन न था। वो भीतर स्नानालय में साबुन लेने गया। अंदर पैर रखते ही निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा हुआ था। सुभद्रा भी नहा कर गई थी। उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसको सुध न रही। कचहरी का समय निकट था। वह रसोई में चली गई। कंगन वहीं धरा रह गया। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। उस समय उसके मन में कोई बुरा भाव न था। उसने सोचा, चाची को खूब हैरान करके दिखा दूंगा, अच्छी दिल की रहेगी। कंगन को छुपा कर बाहर लाया और संदूक में रख दिया। सुभद्रा भोजन में निवृत्त होकर लेट रही। आलस आया, सोई तो तीसरे पैर उठी। इसी बीच पंडित जी कचहरी से आ गए। उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ख्याल न रहा। सदन कई बार भीतर गया, देखूं कोई चर्चा हो रही है या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र न हुआ। संध्या समय जब वो सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार प्रेरित होकर उसने कंगन जेब में रख लिया। उसने सोचा, क्यों ना हुआ कंगन सुमन बाई की नज़र करूं। यहाँ तो मुझसे पूछेगा नहीं कोई, अगर पूछा भी तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेंगी नौकरों में से कोई उठा ले गया होगा। इस तरह के कुविचार ने उसके संकल्प को दृढ़ कर दिया। उसका जी कहीं सैर करने में न लगा हुआ उपहार देने के लिए व्याकुल हो रहा था। नियमित समय से कुछ पहले ही घोड़े को दाल मंडी की तरफ फेर दिया। यहाँ उसने एक छोटा सा मखमली बक्स लिया। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ जा पहुँचा। वह इस बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वो कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वो बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसके लिए निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसको जीना लगता था। उसे चिंता लगी हुई थी कि यह कंगन कैसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई तो वह चुपके से उठा और जेब से बॉक्स निकाला और उसे पलंग पर रख दिया। दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया। पूछा, इस बक्स में क्या है? कुछ नहीं, खाली बक्स है। सुमन, नहीं नहीं, ठहरिए, मैं देख लूं। ये कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया। संदूक से खोल कर देखा। उस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी। पहचान गई थी। हृदय का बोझ सा आ पड़ा। उदास होकर बोली, मैंने आपसे कह दिया था ना कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूँ। आप व्यर्थ मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा, मानो वह कोई बड़ा राजा हो। गरीब का पान फूल स्वीकार करना चाहिए। सुमन, मेरे लिए अमूल्य वस्तु आपकी कृपा है, वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को दे दीजिएगा। मेरे हृदय में आपके प्रति पवित्र प्रेम है। वह इन इच्छाओं से रहित है। आपके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है कि अभी आप मुझे बाजारू औरत ही समझे हुए हैं। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर मैंने अपना प्रेम, अपना सर्वस्व अर्पण किया है, लेकिन आपने अभी तक उसका मूल्य तक न समझा। सदन की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा, यथार्थ में मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों से इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर सरसों जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो उसके प्रेम कटाक्ष में सर्वस्व न लुटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आते हैं और किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, पर मैं ऐसा भाव शून्य नहीं हूँ कि इस प्रेम रत्न को कौड़ियों के मोल लेना चाहता हूँ। इन ग्लानिपूर्ण भावों से वो रो पड़ा। सुमन समझी मेरे वह वाक्य से अखर गए हैं। करुण स्वर से बोली, आप मुझसे नाराज हो गए हैं क्या? सदन ने आंसू पीकर कहा, हाँ नाराज तो हूँ। सुमन, क्यों नाराज हैं? सदन, इसलिए कि मुझे बाढ़ों से छेदती हो। तुम समझती हो कि मैं तुच्छ वस्तुओं से प्रेम मोल लेना चाहता हूँ। सुमन, तो यह चीज़ें क्यों लाते हैं? सदन, मेरी इच्छा। सुमन, नहीं, अब से मुझे क्षमा कीजिएगा। सदन, खैर देखा जाएगा। सुमन, आपकी खातिर मैं इसे तोहफे में रख लेती हूँ, लेकिन इसे थाती समझती रहूँगी। आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अपनी रियासत की मालिक हो जाएंगे तब मैं आपका मनमाना वसूल करूँगी, लेकिन अभी नहीं। बाबू विट्ठल दास का अधूरा काम ना करते थे। पद्म सिंह की ओर से निराश होकर उन्हें यह चिंता होने लगी कि सुमन बाई के 50 मासिक का चंदा कैसे करूं।
उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं चंदों से ही चल रही हैं, लेकिन चंदों के वसूल होने से सदैव कठिनाइयों का सामना होता है। विधवा आश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया, लेकिन 2 साल से उसकी दीवारें गिरती जाती हैं। उन पर छप्पर डालने के लिए रुपए हाथ ना आते थे। फ्री लाइब्रेरी की पुस्तकें दीमकों पर आहार बनती जा रही थी। अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था, लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदे के सिवा धन संग्रह का उन्हें कोई उपाय न सूझा। सेठ बलभद्र दास शहर के प्रधान नेता, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही दुबले पतले गोरे चिट्टे आदमी, बड़े रसिक, बड़े शौकीन। वह प्रत्येक काम में बहुत सोच समझकर हाथ डालते थे। विठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है, लेकिन ये बताइए, सुमन को आप रखना चाहते हैं? विठल दास विधवाश्रम में? बलभद्र आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है कि अन्य विधवाएं भी छोड़ भागें। विठल दास, तो अलग मकान लेकर रख दूंगा। बलभद्र, मोहल्ले के नायकों में छुरी चल जाएगी। विठल दास, तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए। बलभद्र, मेरी सम्मति में तो यह आप इस झगड़े में ना पड़े। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं सुधार सकती। यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग विकृत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट कर डाले। समाज में अभी इस नियम का पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, लेकिन मेरा जी विचार है कि मैंने स्पष्ट कह दिया। आश्रम की प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर मैं ही भी हूँ। मैं किसी तरह वैश्या को आश्रम रखने की सलाह न दूंगा। विठल दास ने रोज से कहा, सारांश यह है कि इस काम में आप मुझे सहायता नहीं करेंगे। जब आप जैसे महापुरुष का यह हाल है, तो दूसरों का क्या आशा की जा सकती है? मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये कहकर विठल दास उठ खड़े हुए और सेठ चिम्मन लाल को सेवा में पहुंचे। यह सांवले रंग के बेडौल मनुष्य थे, बहुत ही स्थूल, ढीले ढाले वस्त्र में हाड़ की जगह मांस और सांस की जगह वायु भरी थी। वह ऋषि धर्म सभा के सभापति, रामलीला कमेटी के चेयरमैन और रामलीला परिषद के प्रबंधकर्ता थे। राजनीति को विष भरा सांप समझते थे और समाचार पत्रों को सांप की बावी। उच्च अधिकारियों से मिलने की धुन थी। अंग्रेजियों के समाज में उनका विशेष मान था। वहाँ उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी। वह उदार न थे, न कृपण। इस विषय में चंदे की नामावली उनका मार्ग निश्चय किया करती थी। उनमें एक बड़ा गुण था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रखता था। यह उनकी विनोदशीलता थी। विठलनाथ का प्रस्ताव सुनकर बोले, महाशय, आप भी बिल्कुल शुष्क मनुष्य हैं। आप में जरा भी रस नहीं। मुद्दत के बाद तो दाल मंडी में एक चीज नजर आई है, आप उसे भी गायब करने को तुले हैं। कम से कम अब की रामलीला तो हो जाने दीजिए। राजगद्दी के दिन उसकी जलसा होगा, धूम मच जाएगी। आखिर तुर्कने आकर मंदिर को भ्रष्ट करती हैं, ब्राह्मणी रहे तो क्या बुरा। खैर, ये तो दिल्ली की हुई, क्षमा कीजिएगा। आपको धन्यवाद। ऐसे ऐसे शुभ कार्य आपके हाथों में पूरे होते हैं। कहाँ है चंदे की फेहरिस्त? विठल दास ने सिर खुजाते हुए कहा, अभी तो केवल सेठ भद्रदास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते हैं एक बैठकबाज हैं, इधर उधर की बातें करते टाल दिया। अगर वल्लभ दास ने एक लिखा होता तो यहाँ 2 में संदेह न था, 2 लिखते तो 4 निश्चित है। जब गुण कहीं शून्य हो, गुणनफल शून्य के सिवा क्या हो सकता है। लेकिन बहाना क्या करते, तुरंत एक आश्रय मिल गया। बोले, महाशय, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन बलभद्र दास ने कुछ समझ कर ही टाला होगा। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ, इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है।
इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप चाहें तो इस दृष्टि से ना देखते हो, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी हुई साफ नजर आती है। मुसलमानों को ये बात अवश्य बुरी मालूम होगी। वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही हैं, आंखें नहीं हैं, केवल कान होते हैं। उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा। विठल दास ने झुंझला कर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं कुछ नहीं देना चाहता चिंबल लाल, आप ऐसा ही समझिए। मैंने सारी जाति का कोई ठेका थोड़े ही लिया है। विठल दास का मनोरथ यहाँ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह उनके लिए कुछ नई बात न थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें नित्य ही हुआ करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामाचरण के यहाँ पहुंचे। डॉक्टर महोदय समझदार और बुद्धिमान विद्वान थे, शहर के प्रधान राजनीति नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकती थी। बहुत तौल तौल कर मुंह से शब्द निकलते थे। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का गोता समझी जाती थी। शांति के भक्त थे, इसीलिए उनके विरोध में न किसी को हानि थी, न उनके योग में किसी का लाभ। सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। अब वह अपनी कमिश्नरी की ओर से सूबे की सलाहकारी सभा के सभासद थे। विठल दास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो वह करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्योग यह होना चाहिए कि कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्या उपस्थित होती हैं। इस समय आप एक ऐसी रक्षा कर ही लेंगे तो इससे क्या होगा? यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना चाहिए। कहिए तो काउंसिल में ये कोई प्रश्न करूं? विठल दास उछल कर बोले, जी हाँ, ये तो बहुत उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों का एक माला तैयार कर ली। क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वैश्याओं की संख्या कितनी बढ़ी? क्या गवर्नमेंट इस बात का पता लगाया कि वृद्धि के कारण और गवर्नमेंट को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? ये कारण कहाँ तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से? इसके बाद डॉक्टर साहब ने अपनी मुवक्किलों से बातचीत करने लगे। विठल दास आध घंटे तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामाचरण, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में मैं गवर्नमेंट की ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। विठल दास के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हाथ लूं, किंतु कुछ सोचकर चुप रहे। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस न हुआ, लेकिन उस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उससे सहायता की याचना करते। यह उद्योग सर्वथा निष्फल नहीं हुआ। उन्हें कई सौ रुपए के वचन और कई सौ रुपए नकद मिले, लेकिन 30 मासिक की ओर से कमी थी। वह इतने धन क्या पूरी होती? 3 महीने की दौड़ धूप के बाद बड़ी मुश्किल से 10 मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सके। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा न रही तो एक दिन प्रातःकाल सुमन बाई के पास गए। वो उन्हें देखते ही अनमनी सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की? विठल दास, तुम्हें अपना वचन याद है? सुमन, इतने दिनों की बातें अगर मुझे भूल जाए तो मेरा क्या दोष? विठल दास, मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसी जात में पाला पड़ा है, इसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया है। 30 पर भी मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 मासिक का प्रबंध कर लिया है। आशा है कि और जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे मेरी प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही नरक कुंड को छोड़ दो। सुमन, शर्मा जी, आप नहीं ला सके क्या? विठल दास, वह किसी तरह आने को राजी न हुए। इस 30-20 मासिक का वचन उन्होंने दिया है। सुमन विस्मित होकर बोली, अच्छा, वह तो बड़े उदार निकले। सेठों में से कुछ मदद मिली? विठल, सेठों की बात न पूछो। चिम्मन लाल रामलीला के लिए 1000-2000 रुपए खुशी से दे देंगे। बलभद्र दास ने अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वह उसे हाथ नहीं जाने देना चाहती थी। यद्यपि वो जानती थी इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मन हुआ था कि जब तक वो आनंद मिलता है तब तक क्यों न भोगूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन का नाव न जाने किस भौर में पड़ेगी, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। भावी चिंताओं को वो अपने पास ना आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवा कुछ और नहीं सूझता था।
अतएव जीवन के सुधार का उत्साह उससे वशीभूत होकर उसने विठलदास से वह प्रस्ताव किए थे, छीड़ हो गया था। जिसके वशीभूत होकर उसने विठलदास से वह प्रस्ताव किए थे, छीड़ हो गया था। इस समय अगर विठलदास 100 रुपये मासिक का लोभ दिखाते तो वह खुश न होती, किंतु एक बार जो बात खुद उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, अभी कुछ सोच लेने दीजिए। विठलदास, इसमें क्या सोचना समझना है सुमन? कुछ नहीं, लेकिन कल ही पर रखिए। रात के 10 बज गए। शरद ऋतु की सुनहरी चांदनी छिटक रही थी। सुमन खिड़की से के नील आकाश को ताक रही थी। जैसे चांदनी के आकाश को तारागढ़ की ज्योति मलिन पड़ गई हो, इसी प्रकार उसके हृदय की चंद्र रूपी सुविचार ने विचार रूपी तारागढ़ को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हुई कि विठलदास को क्या उत्तर देती। आज प्रातःकाल उसने कल जवाब देने का बहाना करके विठलदास को टाला था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को कदापि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन बहुधा उसे ऐसे मनुष्यों की आवभगत करनी पड़ती जिनकी सूरत से उसे घृणा थी, जिनकी बातों को सुनकर उसके जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तम भाव का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वह इस अधोगति को नहीं पहुंची जहाँ दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देता। इसमें संदेह नहीं कि वो विलास की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों को प्राप्त के लिए जिस बेहाई की जरूरत थी वह इसके लिए असह्य थी। कभी कभी एकांत में वो अपनी वर्तमान दशा का पूर्वावस्था से तुलना करती। वहाँ यह टीम टाम न थी, किंतु वह अपने समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। वह अपनी पड़ोसियों के सामने अपनी कुलीनता का गर्व से करती थी, अपनी धार्मिकता और भक्तिभाव पर रोब जमाती थी। किसी के सम्मुख उसका सिर नीचा नहीं होता था, लेकिन यहाँ उसके सगर्व हृदय को पग पग पर लज्जा से मुंह छिपाना पड़ता है। उसे ज्ञात होता है कि मैं किसी उल्टा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं हूँ। जो निरादर और अपमान उसे स्वयं सहने पड़ते थे, उसकी उपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आंखों की सनकियाँ अधिक दुखजनक प्रतीत होती थीं और उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थीं। जब उसका व्यथित हृदय पद्म सिंह पर दांत पीस कर रह जाता था, यदि उस निर्दय मनुष्य ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना न की होती तो मुझे इस पाप कुंड में कूदने का साहस न होता। अगर वो मुझे 4 दिन भी पड़ी रहने देते तो कदाचित मैं घर लौट आती और वह गजाधर मुझे मना ले जाते, फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन काटने लगते। इसीलिए उसने विठलदास से पद्म सिंह को अपने साथ लाने की शर्त की थी। लेकिन आज जब विठलदास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी उसे उबारने के लिए नहीं कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करने को तैयार हैं, तो उनके प्रति घृणा इसके स्थान पर मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वो बड़े सज्जन पुरुष हैं, मैं खामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर पर रखती हूँ। उन्होंने मुझ पर दया की है, मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूँगी आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देंगे। वह कंगन भी लौटा दूंगी जिससे उन्हें ये संतोष हो जाए कि आत्मा को मैंने रक्षा की है। वो सर्वथा उसके योग्य नहीं है। बस यहाँ से आकर इस पाप की मायाजाल से निकल भागूं। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? वो अपने मन की चंचलता पर झुंझला पड़ी। क्या उस प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दो? 4 दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं? अपने हाथ से एक सरल हृदय के युवक का जीवन नष्ट करूं? जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ सद्व्यवहार किया, उन्हीं के साथ यह छल कपट नहीं। मैं इस दूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी, सदन को भूल जाऊंगी और उससे कहूंगी तुम भी मुझे मायाजाल से निकलने दो। आह, मुझे कैसा धोखा हुआ। यह स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मनोरम, कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझा था, लेकिन क्या एक भयंकर वन मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ है। यह नदी दूर से चांद की चादर सी बिछी हुई कैसी भली मालूम होती थी, पर अंदर क्या मिलता है? बड़े बड़े विकराल जाल, जंतुओं का कीड़ा स्थल। सुमन इसी प्रकार विचार सागर में मग्न थी। उसे ये उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विठलदास आ जाए, किसी तरह यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई और उसे नींद न आई। धीरे धीरे वो शंका होने लगी, कहीं सवेरे विठलदास ना आए तो क्या होगा? क्या मुझे फिर से यहाँ प्रातःकाल की संध्या तक मीरासियों और घड़ियों की चापलूसियों सुननी पड़ेंगी?
फिर आप रजोलिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा। सुमन को यहाँ रहते अभी 6 मास हुए भी नहीं थे, लेकिन इतने दिनों में उसे यहाँ पूरा अनुभव हो चला था। उसके यहाँ सारे दिन भिरासियों का जमघट रहता। वह अपने दुराचार, फल और क्षुद्रता के कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गिरहकट या कोई धूर्त ताश खेलने वाला, कोई टपके का विधा में निपुण, कोई दीवार फाड़ने के फन को उस्ताद, और सबके सब दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले नहीं समाते थे। पड़ोस की रमणियां भी नित्य आती थीं, रंगी बनी ऊनी दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु यह सवर्ण पात्र थे, हलाहल से भरे हुए पात्र। उनमें कितना छिछोरापन था, कितना छल, कितना कुवासना। वह अपनी निर्लज्जता, कुकर्मों के वृत्तांत कितने मजे ले लेकर कहती। उनमें लज्जा का अंश भी ना रहा था। सदैव उगने की छलने की धुन, मन सदैव पाप दृष्टा में लिप्त। शहर में जो लोग सचरित्र थे उन्हें यहाँ खूब गालियाँ दी जाती, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती, बुद्धू, गौखा आदि की पदवियाँ दी जाती। दिन भर सारे शहर में चोरी और डाके, हत्या और व्यभिचार, गर्भपात, विश्वासघात घटनाओं की चर्चा रहती। यहाँ आकर आदर और प्रेम अब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। वह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल कामलिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ यह सारी विपत्तियां झेलती थी। उसने समझ लिया था कि जब तक इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नारकीय धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विट्ठल दास जब उसके पास आए तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी। उस समय तक उसे यहाँ के रंग ढंग का ज्ञान न था, लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला देखकर कारागार में उसे क्षण भर के लिए ठहरना असह्य हो रहा था। जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन बलात् सदन की ओर खिंचता जाता था। ज्यों ज्यों प्रभात निकट आता था उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। वह अपने मन को समझा रही थी, तू इस प्रेम पर फूला हुआ है, क्या तुझे मालूम नहीं कि इसका आचार केवल रंग रूप है? यह प्रेम नहीं है, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता। जिस भांत मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं जाता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। अब लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। अरुणोदय के समय सुमन को नींद आ गई। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।